डॉक्टर जितिन ठाकुर जी भी यहाँ मौजूद हैं। उनके बारे में भी सूत्र रूप से भी कह रहा हूँ कि 6 कहानी संग्रह आपके हैं, 3 उपन्यास हैं और एक कविता संकलन आपका साहित्य जगत को प्राप्त है। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी एक ऐसी हस्ती है यहाँ जिनसे कौन अपरिचित होगा, क्योंकि उत्तराखंड का सबसे बड़ा महाविद्यालय डीएवी पीजी कॉलेज के आप प्राचार्य पद को अलंकृत कर रहे हैं। आपको साहित्यकार तो क्या बच्चा बच्चा जानता है। आपका अभिनंदन भी विशेष रूप से। इनका एक परिचय और भी है कि आप गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष भी रहे हैं, पर वो इस परिचय से कहीं छोटा परिचय है। मैंने परिचय दिया नहीं। वो डीवी कॉलेज का प्राचार्य होना अपने आप में बहुत बड़ा परिचय है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ डॉक्टर साहब। कई आंचलिक साहित्यकारों को आपने प्रमोट किया है। उस संदर्भ में आप कई अनुवाद करवा रहे हैं, कई पुस्तकें छाप रहे हैं। मेरा आशय है श्रीमती रानू बिष्ट जी से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप माननीय जितिन ठाकुर जी का सम्मान करें पुष्पगुच्छ से। आसपास के जो उनके शहर के और लोग हैं उनके बारे में लिख रहे थे, तो उसकी वो भूमिका मुझसे लिखवाना चाहते थे। तो जब मैं वो पुस्तक पढ़ रहा था तो मुझे ख्याल आया कि अगर ये एक बार हमजो तो का मेरा दागिस्तान पढ़ लें तो शायद ये पुस्तक बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये पुस्तक मैंने 3-4 बार खरीदी और फिर मैंने उनसे कहा कि मैं ढूंढ के देता हूँ ये पुस्तक, और ये पुस्तक मुझे मिली नहीं। मैं सारी किताबें छान रहा था, मैं पागल हो गया। मैं उस किताब को चाहता था, वो किताब मुझे कहीं नहीं मिल सकती थी। मैं उस किताब को चाहता था। मुझ में इतना पागलपन हो गया, मेरे घर वाले कहने लगे कि आदमी पागल हो गया। मैं वो पुस्तक चाहता था। तो पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण चीज है आपके जीवन में। पुस्तकें आप अपनी जनरेशन को इससे बड़ी कोई उपहार नहीं दे सकते। जब नया नया टेलीविज़न आया था, कलर टेलीविज़न जो आया, तो हमें लगा कि भाई चलो कभी देहरादून में आएगा तो हम भी इसे खरीद लेंगे। हमने उसके लिए रैकरिंग खोला। जब रैकरिंग खत्म हुआ तो हमने वो टेलीविज़न खरीदा, और 4 या 5 साल के बाद वो टेलीविज़न ऐसा हो गया कि उसे कबाड़े ले जाने को तैयार नहीं था। मैं हाथ जोड़ रहा था, भैया तो ले जा ले। तो पुस्तक आप कोई भी चीज उसे नहीं दे सकते, मनुष्य को नहीं दे सकते। सबसे बड़ा उपहार अगर आप कोई दे सकते हैं तो पुस्तक दे सकते हैं। पुस्तक आपके जीवन का इतना अनिवार्य अंग है। अभी एक जो माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन में पुस्तक खत्म कर दूं। मैं सारी चीजें जो है वो कंप्यूटर के स्क्रीन पे ले आऊँगा, सारी चीज़ें। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे कहा वो दुनिया कैसी होगी जिसमें किताबें नहीं होगी। किताब आप अपने सिरहाने रख लीजिए, किताब आप अपने सीने पे रखिए, किताब आपके साथ बोलती है, किताब आपके साथ बात करती है, तो किताबें नहीं होगी। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य से होता किताबें नहीं। और जो उनका बिल गेट की बात है, बिल गेट ने कहा कि मैं किताबें ख़त्म कर दूँगा। और कई बार डर भी लगता है कि शायद ऐसा हो भी ना जाए, क्योंकि हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा साहित्य है वो हमारे पत्रों में है।
मनुष्य जब भी पत्र लिखता, अपनी प्रेमी प्रेमिका को पत्र लिख रही है, या प्रेमिका प्रेमी को पत्र लिख रही है, या मित्र मित्र को पत्र लिख रहा है, पिता पुत्र को पत्र लिख रहा है, तो उससे बड़ा साहित्य दुनिया में कहीं नहीं है, उससे बड़ा साहित्य कहीं नहीं। और एक तो आश्चर्यजनक चीज मैं आपको बताता हूँ कि एक लेखक हुए जो बाद में लेखक हुए, कहीं उन्हें एक नौकरी की जरूरत थी, कहीं एक पोस्ट निकली, उन्हें नौकरी की जरूरत थी, तो उन्होंने उसके लिए एक प्रार्थना पत्र लिखा और वो 60 पेज का प्रार्थना पत्र लिखा, मुझे क्यों नौकरी चाहिए। पूरी चीजें उन्होंने बताई कि मुझे क्यों नौकरी चाहिए। उन्हें वो नौकरी नहीं मिली, लेकिन उनका वो पत्र दुनिया का साहित्य के इतिहास में चला गया, ये बहुत बड़ा साहित्य बन गया। तो पत्रों में बहुत बड़ा साहित्य है, लेकिन हमने देखा कि मोबाइल आते ही हमारे पत्र लिखने की क्षमताएं खत्म हो गई, टेक्नोलॉजी हमसे चीज़ें छीन रही हैं। तो बिल्कुल लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल किताबें भी हमसे छीन जाए। तो मित्रों, पहली चीज़ तो ये है कि किताबों के साथ अपना संबंध बनाइए। अगर आपने किताबों से दोस्ती कर ली तो आपको लगेगा कि किताबों से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। एक बहुत ज़्यादा कितना टाइम में बोलने का, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको, और साहित्य के ऊपर तो बहुत बातें हो सकती हैं, केवल एक ही बात बताऊंगा, बहुत छोटी सी। कितनी बातें हो सकती हैं, केवल एक ही बात बताऊंगा। अगर साहित्य न होता, और चीज़ें तो आप सोचिए, अगर साहित्य न होता तो स्त्री पुरुष का प्रेम पशुवत होता। साहित्य ने उसे इतना उदात्त बनाया है, उसे पूजा की जगह पे ले गया है, उसे इतना महान उसने बनाया है। तो साहित्य तो चीज़ों को इतना महान बनाता। तो साहित्य के साथ रिश्ता रखिए। अगर साहित्य संकट में होगा तो आप देखिए ये मनुष्यता संकट में होगी। दो चीज, तापस को फिर मैं एक बार धन्यवाद दे देता हूँ, फिर एक बार बधाई देता हूँ, और मुझे लगता है कि शायद मुझे और नहीं बोलना चाहिए, मैं अपनी बात ही करता हूँ। धन्यवाद। बड़े आदर के साथ जितिन ठाकुर जी से निवेदन करता हूँ कि आप पधारें और पुस्तक पर अपनी राय रखें। माननीय जितिन ठाकुर जी। मैं तिब्बतियों के ऊपर उपन्यास लिखने की कोशिश कर रहा था, तो यादव जी से मैंने कहा कि मैं तिब्बतियों पे लिख रहा हूँ। कह रहे तिब्बत जाओगे? मैंने कहा नहीं भाई साहब, तिब्बत तो नहीं जा सकता। तो क्या लिखोगे कैसे? झुमके मारोगे? मैंने कहा कोशिश करता हूँ। तो यहाँ तिब्बती कॉलोनियों में जाके उनके कल्चर, उनकी जो उपचार विधियाँ हैं, उनके जो परंपराएं, रीति रिवाज, सब मैंने अध्ययन किए। मगर वो वातावरण कैसे निर्मित करूँ जो ये उपन्यास बन सके, वो तो देखा नहीं तिब्बत। तब मैंने राहुल सांकृत्यायन जी की मेरी तिब्बत यात्रा 3 या 4 में है, वो मैंने पढ़ी, और मुझे ऐसा लगा, कुछ और पुस्तकें भी थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तिब्बत घूम आया। मैंने देखा डांडों पे कैसे सामने से धूप पड़ रही है तो मेरा आगे का हिस्सा जल रहा है और पीछे का हिस्सा बर्फ की तरह ठंडा हो रहा है। तो ये राहुल जी की पुस्तकें पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि मैं तिब्बत घूम आया। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप यात्राएं करते हैं तो उन्हें कलमबंद भी कीजिए, उन्हें कलमबंद कीजिए, ताकि जो लोग, ऐसा दुनिया में शायद ही कोई हो जो दुनिया की हर जगह घूम सकता हो, मगर घूमने की इच्छा हर आदमी रखता है, उस जगह को देखने की इच्छा रखता है, उस जगह के बारे में सुनने की इच्छा रखता है, जानने की इच्छा रखता है, उस जगह के इतिहास के बारे में जानने की इच्छा रखता है। वो सब आपको रुक जाना नहीं में उसी प्रकार मिलेगा। उस जगह का विवरण, वहाँ का इतिहास, वहाँ के चित्र भी हैं, आप कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं, ये भी इस पुस्तक के अंदर है। और इस दृष्टि से ये पुस्तक एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। और जैसा मैं तापस जी के बारे में देखा या सुना है मैंने या जान रहा हूँ, तो एक शेर मुझे याद आता है, कुछ न कर सके तो डुबो देंगे कश्ती, कुछ न कर सके तो डुबो देंगे कश्ती, साहिल की कसम मिन्नते तूफान करेंगे। तो उस अंदाज में जाने माने विद्वान यहाँ डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप पुस्तक के बारे में राय रखें। श्री सुभाष पंत जी,
इनकी कथाओं का अनुवाद कई विदेशी भाषाओं में भी हुआ। डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर जी, जिनके द्वारा कई पुस्तकों का विवरण भी हमारे सामने आया। तापस जी और कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे हैं डॉक्टर प्रमोद भारती, एक नए अंदाज में। और यहाँ उपस्थित हमारे बड़े भाई डॉक्टर भट्टोटी, श्री चारू चंद्र जी, विशाल जी बैठे हैं, त्रिवेदी बंधु बैठे हैं और सभी हमारे सामाजिक भाई तथा बहन। तो तापस जी ने पुस्तक की पांडुलिपि मुझे दिखाई और दी, तो मैं तय नहीं कर पाया कि इसको किस विधा में मान के मैं चलूं। मेरा परिचय दिया गया इतिहास के विद्यार्थी के नाम। इतिहास में जो यात्रा वृत्तांत हैं वो हम इस रूप में भी लेते हैं कि वो हमारे इतिहास के प्राथमिक स्रोत हैं, जिसको हम प्राइमरी सोर्स बोलते हैं। चाहे वो पाहियान का हो, चाहे वो इंसान का हो, और भी राहुल जी का जिक्र भी किया गया यहाँ पर। तो मुझे लगा कि ये पुस्तक क्या श्रेणी की आती है, या मैं इसको साहित्य के विधा के रूप में लूँ जिसमें यात्रा वृत्तांत शामिल किए जाते हैं, या क्या मैं इसको एक टूरिस्ट गाइड के रूप में लूँ जहाँ पर कि यात्रा का जो यात्रा करने पर निकलने वाला व्यक्ति है वो उन स्थानों के बारे में जानना चाहता है। तो मुझे ध्यान में आया कि जो हमारा आज का नया एक तौर तरीका है विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, वो इंटर डिसिप्लिनरी हो गया। हम किसी एक डिसिप्लिन पर अपने आप को संकुचित नहीं कर सकते। फिर पुस्तक भी मुझे लगता है तापस जी आपने इंटर डिसिप्लिनरी विधा के आधार पर तैयार किया, जिसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। यात्रा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये तो भारत में जो आंकड़ा अगर हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो टूरिज्म और यात्रा का जो आंकड़ा है बहुत पीछे है। इसलिए भारत में यात्रा के निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और उपलब्धि भी है, और उस पर लिखना ये एक बहुत बड़ा काम है। तो दोनों कामों में तापस जी ने जो योगदान दिया है, खुद यात्रा पर निकले, अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियाँ पुस्तक में अक्षर रूप में हमारे सामने प्रस्तुत की, और हमें यात्रा करते समय क्या क्या होना चाहिए टूरिस्ट का टूर गाइड रूप में पुस्तक के अध्याय के अंत में उन्होंने उसका जिक्र किया। इस रूप में मैं इस पुस्तक की अनूठी पुस्तक मान के चलता हूँ। जहाँ तक साहित्यिक पक्ष है उस पर मुझसे अधिक जो विद्वान जन मंच पर हैं वो समीक्षा कर रहे हैं, और आगे और भी हम उनसे सुनना चाहेंगे। हमारे मुख्य अतिथि जी हैं डॉक्टर बुद्धिराज मिश्र जी हैं, इसलिए अपनी बात को सीमित करते हुए जिससे कि हम डॉक्टर निशंक जी को और बुद्धिनाथ जी को और अधिक विस्तार सुन पाएँ, मैं एक बार पुनः तापस जी को अपनी ओर से और आप सबकी ओर से इसका अधिकार लेते हुए हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर निशंक जी के बारे में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप पुस्तक पर अपनी राय रखें। हमारे बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार श्रद्धेय जितेंद्र ठाकुर जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार श्रद्धेय पंत जी, हमारे जो प्रशासन में भी और साहित्य में और पत्रकारिता में भी सब जगह की उपस्थिति इनकी दिखती है, हमेशा सजीव उपस्थिति है। आज देवेंद्र वसीम जी जो साथ सरकार में राज्य मंत्री के दायित्व में भी रहे हैं, एनडीए के प्रिंसिपल भी और तमाम दायित्वों का निर्वहन करते हैं। हमारे प्रबुद्ध जी जिनसे हम लोग हमेशा ही प्रेरित रहते हैं, और मैं समझता हूँ कि किसी भी आदमी को प्रोत्साहन देने का काम मैंने देखा है जितना प्रबुद्ध जी ने दिया है। जो नवोदित लोग हैं जो लिख रहे हैं उनके पीछे चट्टान की तरह खड़े होकर के हमेशा मैंने इनको देखा, इससे मैं इनका विशेष अभिनंदन करता हूँ और इनका स्वागत भी करता हूँ। और आज इन्होंने हमको ये अवसर दिया है यहाँ एकत्रित होने का, और बहुत अच्छे तरीके से सबके लिए संदेश लिख कर के आए हैं कि तमाम बाधाएं होंगी, कठिनाइयाँ होंगी, परेशानियाँ होंगी, हर कदम पर तमाम चट्टानें होंगी बाधाओं की, लेकिन
पर रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। ये जो संदेश लेकर के आए हैं, अब एक बार तालियों की अभिनंदन करना चाहते हैं। बहुत अच्छा संदेश दिया है, बहुत अच्छा संदेश दिया है। मुझे इस बात का सुखद आश्चर्य है कि प्रशासनिक तंत्र में रहते हुए अपनी उस छटपटाहट को बचाए रखने की कम चुनौती नहीं होती, मैं समझ सकता हूँ। हर दिन मरना पड़ता है और ऐसा लगता है कि मौत से निकलना पड़ता है। अपनी भावनाओं को बचाए रखना प्रशासनिक तंत्र में कोई सामान्य बात नहीं है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन मन के अंदर विचार आ रहा हो और दूसरी ओर से टेलीफोन आ रहा हो और उसके बाद आप लिख न पा रहे हो, किसी समस्या में उलझ गए हों और भूल गए हों, और जो अंदर से आया 3 दिन 2 दिन वो क्या था आधा अधूरा आ रहा है, आदमी पागल हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ कि जो उसकी हत्या होती है ना उस समय, उसको प्रशासनिक तंत्र वाला महसूस कर सकता है। इसलिए भी मैं इनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि ये उसके बाद भी लगातार उस भावना को बचाए हुए हैं और उन बातों को मन में संजो करके लिखने की छटपटाहट को ताकत देते हैं। विचार किसके मन में नहीं होगा, बहुत सारे लोगों के मन में नहीं होते सब विचार। चाहता कौन नहीं है, बहुत सारे लोग चाहते हैं। घूमता कौन नहीं है, ढेर सारे लोगों का काम ही घूमना है। ना भी घूमे तो किसी प्रसिद्ध उसको जाते ही हैं। लेकिन उस बात को मन में संजो करके एक सपना को बुनना, बातों को बुनना, विचारों को बुनना और बुन करके उसको बूंद करके बाहर निकालने की जो छटपटाहट है, वो किसी किताब और किसी कहानी या किसी यात्रा वृत्तांत को बाहर निकालना वो किसी प्रसव पीड़ा से कम नहीं होता। और इसलिए ये जो निकला हुआ है, कोई भी शब्द बाहर निकला वो ताकत है। शब्द में हमेशा ताकत होती है। कोई जरूरी नहीं कि जो शब्द मुझे अच्छा लग रहा हो आपको अच्छा लगे, ये जो आपको अच्छा लग रहा हो ये इनको अच्छा लगे, कोई जरूरी नहीं। कौन रचना, कौन कहानी, कौन बात, कौन यात्रा वृत्तांत किस आदमी को किस समय प्रेरित कर दे, उसके जीवन का आधार बन जाए या उसकी खुशी का विषय बन जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं है। एक आदमी जूझ रहा है उस समय उसको कैसी किताब की जरूरत है, एक आदमी घूम रहा है उस समय उसको कैसी किताब की जरूरत है, एक आदमी यात्रा कर रहा है उसमें उसको कैसी किताब की जरूरत है, कैसी रचना की जरूरत है। एक आदमी को एक ही दिन में कई प्रकार की परिस्थितियों से गुजरता है और उन परिस्थितियों से गुजरते हुए उसको जब हताशा और निराशा से गुजर रहा होता है तब आशा भरी रचना का आधार मिलता है। जब वो खुशी और उल्लास में रहता है तब उसको दूसरे ढंग की रचनाओं की जरूरत पड़ती है। और जब वो अपने जीवन के संघर्ष के पथ पर बढ़ रहा होता है तब उसको उस साहस की जरूरत पड़ती है जो उसको जीवन और मौत के प्रश्नों पर खड़ा रख सकती है। इसलिए मैं तो न तो समीक्षक हूँ और न मैं वैसे लेखक हूँ। मेरे मन में जो तप है, मेरे मन में तो जो आता है वो टूटे फूटे शब्दों में केवल मैंने उनको जिंदा रखने की कोशिश की, यही मेरे लिए संतुष्टि का विषय है। मेरी रचनाओं पर कोई बहुत अच्छा लिखे न लिखे मैंने कभी सोचा ही नहीं। अच्छा बोले कोई वो भी चिंता नहीं, खराब बोले वो भी चिंता नहीं। हाँ, हम हमारे साथ में जो घट रहा है, जो हमारे छटपटाहट है, जिसको हमको लगता है ये क्षण मेरा खत्म हो रहा है, जो मुझसे गुजर रहा है, मेरी आंखों के सामने घटा है, वो जो समय चला जाएगा उसके साथ साथ वो भी निकल जाएगा। इसलिए उसको पकड़े रखने की जो पहली चुनौती है, उस चुनौती को तुमने स्वीकार किया, इसमें तुमको अभिनंदन करना चाहता हूँ, मेरी शुभकामना देना चाहता हूँ कि हमेशा और हमेशा आप इसको बना करके रखिए। आज यात्रा वृत्तांत में देख रहा था, कोई भी आदमी देखेगा खूबसूरत चित्र है, कोई भी कहीं से भी पलटेगा, थोड़ा देर रुकेगा, अच्छा राजस्थान पहुंचा दिया आपने उसको, वो थोड़ी देर राजस्थान में घूम रहा है, थोड़ी देर के बाद वो केरल पहुंच रहा है, थोड़ी देर के बाद वो हिमाचल प्रदेश में पहुंचा और देख रहा है कितना खूबसूरत चित्र है। मैंने इस किताब को पहली बार देखा, लेकिन इस किताब को देखने के बाद
मुझे मॉरिशस याद आ गया। मेरी मॉरिशस की 3-4 दिन की जो यात्रा थी, मैं जब लौटा तो 2-3 दिन तक मैं सोया नहीं। मुझे छटपटाहट होती थी, जो लोग यहाँ से मॉरिशस गए, कैसी खराब परिस्थिति में वो गए, कितनी यातनाएं उन्होंने सही। उन स्थानों को देख करके मैं कई दिन तक तो सो नहीं पाया, और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे उसको लिखना चाहिए, तो ही जाकर के साथ मेरा मन हल्का होगा। और मैंने उसको भी लिखा। 1 सप्ताह की छुट्टी ली, वहाँ जिन जिन स्थानों में डायरी कमोबेश में लिखता हूँ, उन चीज़ों को याद रहे, उन दिनों को लिखता हूँ। और मैंने मॉरिशस की स्वर्णिम स्मृतियाँ, मैं इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था कि मॉरिशस और हिंदुस्तान के बीच जो सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, और जो लोग यहाँ गंगा जली और गीता को लेकर के गए थे, केवल गंगा जली और गीता को लेकर के जाने वाले लोगों ने किस सीमा तक का, शिखर तक का संघर्ष किया होगा। मैंने उस पहाड़ को भी देखा। जब यातनाएं होती थी तो उसका एक पहाड़ है वहाँ, वो पहाड़ से नीचे कूदते थे सैकड़ों लोगों ने। जब यातना होती थी ऊपर पहाड़ पर, जैसे उनको मारने के लिए आते थे, क्योंकि मारना भी सही तरीके से नहीं मारते थे। मैंने कुछ फोटोग्राफ दिए हैं, जब उल्टा लटकाया जाता था, नीचे से आग जलाई जाती थी और तब मारते थे। तब जाकर के बहुत बुरी तरीके की यातनाएं होती थी, और इसलिए वो उस पहाड़ पर चढ़ते थे, और जैसे कोई मारने के लिए आएगा वहां से कूद करके सब लोगों ने अपनी जान को दिया। वो जो चीजें हैं, वो चीजें इस बात को याद दिलाती हैं जो उनकी पीढ़ी अब आ रही है, चाहे राम गुलाम जी हो, चाहे जगन्नाथ जी हो, वहाँ के राष्ट्रपति, चाहे वहाँ के प्रधानमंत्री, वो पीढ़ी उस बात को याद करती रहे कि सहज तरीके से मॉरिशस का निर्माण नहीं हुआ। उसकी आधारशिला में तमाम और तमाम ऐसे लोगों का बलिदान है, जिसको याद करके भी आज रोंगटे खड़े होते हैं। और इसलिए उसको क्रियोल में उन्होंने अंग्रेजी में छापा, अभी क्रियोल में छापा, और वो किताब उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ मॉरिशस में लगाई है। लेकिन मैं संदर्भ में इस बात को दे रहा हूँ कि यात्रा वृत्तांत भी बहुत जरूरी है। मेरे 2-3 अनुभव आए। मैंने नंदा देवी राजा, जब मैं उत्तर प्रदेश में संस्कृति मंत्री था, और मुझे लगा कि नंदा देवी और राजा, और उसमें भी हिमालय का सबसे उच्चस्थ पर्वत पे, और एक जगह से दूसरी जगह लोग रो रहे हैं। नंदा जा रहे, एक गांव के लोग दूसरे गांव में पहुंच रहे हैं, और जो कठोर से कठोर हृदय वाला, पत्थर हृदय वाला होगा, उसके भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी बेटी को एक जगह से दूसरी जगह विदा कर रहे हैं, और दूसरे गांव के लोग वहां आ रहे हैं उनको, नंदा को लेने के लिए। कैसा अद्भुत दृश्य था। उस ग्रंथ को लिख करके मुझे संतोष हुआ। मुझे लगा कि यदि मैंने उसको नहीं लिखा तो मैं अपनी जिंदगी के बहुत सारी चीजों को खो दिया होता। और आज उसको उस किताब को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिली है। हिमालय का महाकुंभ नंदा राजा, मॉरिशस के राष्ट्रपति ने उसको लोकार्पण किया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो चीजें हैं जो समय के साथ तो निकल जाती बहुत सी, लेकिन यदि वो पकड़ करके जिंदी है तो कम से कम पीढ़ी के लिए, वो सिर्फ इसलिए कि हमारा जो यात्रा है, आपने वो यात्रा के, एक आदमी यात्रा नहीं कर सकता तो वो सुख पा रहा है, वो महसूस कर रहे हैं। जैसे अभी जितेंद्र साहब ने बोला होगा, वो महसूस करता है कि हाँ उसकी यात्रा चल रही है, और लिखने का ढंग यदि वो हो तो आदमी आनंदित होता है। उसको लगता है कि हाँ वो शासन करता चला जा रहा है। अभी केदारनाथ की त्रासदी पर मैंने तीसरा मेरा एक अलग अनुभव आया यात्रा वृत्तांत का। उसको मैंने प्रलय के बीच नाम दिया, ग्रामीण बुक ने छापा, और नेशनल प्रेस इंडिया ने कहा कि आपने हमारे साथ अन्याय कर दिया, इसको तो हमको छाप करके हम कुछ अलग से उसमें करना चाहते थे। लेकिन जो चीज़ कई बार हम सहज तरीके से अपने अनुभव को लिखते हैं, दूसरा उसको किस रूप में लेता है हमको भी पता नहीं चलता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, वो सबसे ही कहना चाहता हूँ, मेरे नौटियाल यहाँ पर मुकेश भाई बैठे हैं, हमारे वयोवृद्ध ऋषि और जिनके साथ हमने बहुत सीखा है, मुझे चारू चंद्र चंद्रोला जी हैं, कक्षा भगवती जी हैं, बोस जी हैं। मैं जब देख रहा था कि अरुण भी बैठा हुआ है, नौटियाल जी बैठी है, हमारे डॉक्टर जोशी जी बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं, कविताएं करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अभियान केवल लिखने के लिए नहीं होना चाहिए। ये अभियान जितना हम बांट सकें अच्छा है,
और इस बात की भी क्यों चिंता करें कि कोई हमको पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, क्यों चिंता करें इस बात? हमने जो करना था वो हमने किया, वो भविष्य देखेगा तो क्या होगा। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, रचना चाहे कविता हो, रचना चाहे कहानी हो, रचना चाहे उपन्यास हो, रचना चाहे यात्रा वृत्तांत हो, यदि उसको लिखने का एक अंदर से आकर के कुछ लिखा जा रहा है तो वो कभी मर नहीं सकता, वो हमेशा जिंदा रहेगा, लोगों को भी एक नई जिंदगी देगा निश्चित रूप से। चाहे वो गीत है, गीतों को गुनगुनाइए ना। अबुदीनाथ बेसन जी के गीतों को मुंह पर आते हैं तो नहाते समय भी लोग गीतों को गुनगुनाते हैं, तो आनंद की अनुभूति होती है अंदर से। एक आदमी खड़ूस सा बैठा हुआ है, ऐसा कुछ लोगों को देखे ना, उनको देखते रोना जैसा आता है। कभी किसी का वो बिगाड़ते नहीं है, किसी को उन्होंने गाली दी ऐसा भी नहीं है, लेकिन हताशा निराशा उनका में ऐसा लगता है इस आदमी के सिर के ऊपर पूरी दुनिया बैठी हुई जैसे। कुछ लोगों का चेहरा हंसी और किसी खुशी में मिलता पहले दृष्टि से देखते ही कुछ उत्साह आता है अंदर से। अरे कुछ दिन की तो जिंदगी है, उसमें भी रो धो करके मुंह लटका करके जी रहे हो, अगला क्षण तो आपका नहीं है। अरे जो ना खुशी से जो, ये रचनाएं यही तो देंगी और क्या देंगी, ये रचनाएं यही देंगी आपको अंदर से खुशी देगी। अंदर से खुशी वाला व्यक्ति के चेहरे पर भाव आते हैं साहब, आते नहीं। मैं कह सकता हूँ इस बात को, और समझ सकते हैं कि आदमी सोच क्या रहा है इस समय, बोल जो बैठा हुआ है क्या क्या सोच रहा है, कहाँ इधर बैठा है कि कहीं और घूम रहा है। हम जैसे लोग तो और लोगों को ही पढ़ते हैं, सुबह से शाम तक, सुबह 6 बजे होती लोग इकट्ठा हो जाते हैं, रात की 12-1 बजे तक भी जो है तो सबों की है। हमको तो ये लगता है यदि वक्त रहता है ऐसी चीजें होती जो दिमाग में सोच करके अपने आप टाइप होती तो एक दिन में 10-10 उपन्यास लिख सकते थे। इतनी हर व्यक्ति कहानी है, हर व्यक्ति उपन्यास है, उसकी समस्या आपात समस्या है। उन समस्याओं का 2 चीजें जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे वरिष्ठ लेखक यहाँ पर है। मेरा पढ़ना बहुत कम हुआ है, मेरी परिस्थिति है, चाहता तो हूँ मैं अन्य लेखकों भी पढ़ूं, लेकिन विवशताएं इतनी है कि 1-1 मिनट ऐसा लगता है कि 1-1 वर्ष के बराबर है। और अटल जी ने उस दिन जब आपने कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आश्चर्य हो रहा है ये निशंक राजनीति कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मुझे लगा कि मेरी तो सेहत खराब हो जाएगी, मेरी तो सेहत खराब हो जाएगी। तो मैंने उनको कहा कि अटल जी मैं पिछले 25 साल में केवल 4 ही घंटा सोया, अधिक कम 4 ही घंटा सोया। शुरू में लोगों ने कहा बोल जाएगा, ये हो जाएगा, परिवार के लोग परेशान, जिस दिन बोल जाएगा हो जाएगा, उस दिन हो जाएगा, हो जाने दो, क्योंकि इस शरीर से जितना काम दिया जा सकता है शायद उतना ज्यादा ठीक है। और मैंने ये महसूस किया जिंदगी में, मैं मुख्यमंत्री रहते हुए 2-2.5 घंटा, ये डॉक्टर देवेंद्र भसीन जानते, शायद सोते हुए तो कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा, लेकिन मन ही चलाता है शरीर को। ये मैं पूरी प्रमाणिकता से इस बात को कह सकता हूँ। जो 25 वर्ष में भी थका हारा होगा नौजवान, मुझे एक और उदाहरण इस पर याद आता है। हम लोगों ने 1983-84 में एक अभियान किया कि जिन लोगों ने अपने विशेष क्षेत्र में काम किया, उन्होंने नए चेतना संस्थान के माध्यम से स्थान पर उनका अभिनंदन करने का कार्यक्रम हमने रखा। गोपेश्वर में हमने गौरा देवी को बुलाया। गौरा देवी ने कहा मैं तो मंच पर बैठती नहीं, बहुत मुश्किल से गांव से लेकर के आए, बहुत हाथ जोड़ करके, बहुत मुश्किल से पुरस्कार सम्मान ना समझ सकते हैं कि जो जिन लोगों ने आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का केंद्र हो गए, उनका काम करने का उनके मन के अंदर छिटरा बहुत मुश्किल से गोपेश्वर का प्लान आया। दूसरा उदाहरण मुझे टेहरी का मिला, जब कैप्टन सुरवीर सिंह पंवार जी को हमने अभिनंदन किया मंच से, शायद अरुण तुम थे टेहरी में, और मंच से किसी ने, वो 85 वर्ष के थे उस दिन कैप्टन सुरवीर सिंह पंवार जी, और मंच से किसी ने उनको कह दिया कि आप तो हमारे बुजुर्ग आ रहे हैं। जैसे ही बुजुर्ग बोला झटके से खड़े हुए, तो कितने वर्ष का है? 30-35। तेरे से ज्यादा चल सकता हूँ, तेरे से ज्यादा लिख सकता हूँ, तेरे से ज्यादा बोल सकता हूँ, तेरे से ज्यादा काम कर सकता हूँ, किस बात करोगे? उन्होंने इतना डांट दिया खड़े खड़े, बेटा बुजुर्ग बोलते मुझे 85 वर्ष के कैप्टन सुरवीर सिंह पंवार, और उन्होंने मंच पर ही आकर के कहे खबरदार मेरे को आगे से बुजुर्ग मत बोलना।
ये भावना, जो आदमी अपने को हमेशा जीवंत समझे वो हमेशा जिंदा है, और जो जिंदा होते हुए अपने मरा हुआ समझे वो तो अपने को ढो ही रहा है पृथ्वी पर। इसलिए हम आज आपको बधाई देने के लिए आए हैं, आपको हम शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। आप कहानियों को लेकर, मैं देख रहा था आपकी कहानियां तिनके वाली, ये भी मैंने देखी है। मैं कोशिश करूंगा, बल्कि मैं ये चाहूंगा कि आपको टेलीफोन पर आपकी कहानियों को सुनूंगा, वो तो मैं कर सकता हूँ जाते आते बोलना, यदि पढ़ने का मुझे समय नहीं मिलेगा तो सुन तो सकता हूँ। जो तुम्हारी बहुत अच्छी कहानियाँ होंगी उनको मैं जरूर चाहूंगा कि उनको मैं सुनूं। और आज हम सब लोग, हमको खुशी है, बहुत खुशी है, इस बात की खुशी है कि आप विपरीत परिस्थितियों में और आप उस लोगों को अंदर की छटपटाहट को आप बनाए हुए हैं। निश्चित रूप में लोग पढ़ेंगे, लौट के आ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ तापस जी से कि आप अपनी पुस्तक के बारे में अपनी राय रखें। तापस जी। ऐसे 3 महान साहित्य के हस्ताक्षर और साथ में डॉक्टर निशंक जी, जो इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद कभी पौड़ी, कभी हरिद्वार, कभी डोईवाला घूमने के बीच में हमने उनको छोड़ा नहीं और किसी तरह से उन्होंने मैनेज किया। और उसके लिए उनका पर्सनल निजी प्रबंधन तंत्र बड़ा अच्छा है, जिन्होंने ये व्यवस्था की कि वो हमारे लिए भी थोड़ा समय दे पाए और हम अपने आप को इन सबके सानिध्य में रहकर गौरवान्वित महसूस कर सकें। और इसके अलावा जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, कईयों का नाम अभी बताया भारती जी ने, और प्रेस से आए हुए हमारे काफ़ी दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। उनके अलावा जो मेरे व्यक्तिगत और अदर दिन प्रेस है, कुछ ऑफिस के साथी हैं और सभी महिलाएं और बच्चे जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनका मैं इस अपनी दूसरी पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस पुस्तक को लिखने के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी न किसी कारण से कहीं घूमने नहीं जा पाते। मैं मतलब अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने ऐसे मसूरी नहीं घुमा यहाँ देहरादून में रह के, तो उनके लिए मुझे ऐसा एक नैतिक कर्तव्य से लगा कि मैं कम से कम उनको कुछ ऐसा दूँ और मजबूरी उनकी जो घर से बाहर ना निकल पाने की है वो पीछे रह जाए, और कुछ कम से कम इसको पढ़कर इलस्ट्रेटिव डिस्प्ले जिसको आप कह सकते हैं। और ये रनिंग फ्लो स्टाइल में लिखा गया है, जैसे आप दूरदर्शन या टीवी वगैरह में आप यात्रा के जो प्रोग्राम्स देखते हैं एक फ्लो में लिखे जाते हैं, उसी टाइप से ये डिफरेंट शैली आपको लगेगी। बहुत आसान, मतलब भाषा बहुत सरल रखी गई है। बीच बीच में कहीं पर व्यक्तिगत तौर पर मैंने उर्दू लफ्जों का भी इस्तेमाल किया है, आपको ऐसा भी मिलेगा। जो कई तौर पर हिंदी से अगर उर्दू इजी लगता है तो मुझे लगता है कि ये पाठक वर्ग को ज़्यादा स्ट्राइक करेगा, तो उसमें उर्दू भी आपको बीच बीच में मिलेगी। और दोनों के मिश्रण से एक बहुत ही व्यवहारिक भाषा इस पुस्तक की बन पड़ी। लगभग 5 वर्ष पहले मेरी लघुकथाओं की कृति तिनके प्रकाशित हुई थी, जिसके बारे में काफ़ी आलोचना हो चुकी है, जिसमें चुनिंदा 27 कहानियाँ थी। और इस बार आपको 26, जिनको मैं स्पेशल 26 कहता हूँ, और सबको समझ में आता है कि निरंतर चलते रहना। और ये जैसा कि बताया कौन से फिल्म के कौन से गाने से प्रेरित है वो तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर इंग्लिश का एडिशन पहले आता, हालांकि अब बाद में आएगा, उसको टाइटल मैंने माइल्स टू गो दिया है, तो उसको उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार ने रुक जाना नहीं नाम दिया। बहुत जल्दी हमारी प्रकाशक ग्रुप से जो बात हुई है, ये किताब ऑनलाइन भी अवेलेबल कराई जाएगी और जो दूरस्थ पाठक हैं वो इसको इंटरनेट के थ्रू भी डाउनलोड करके पढ़ सकेंगे। और इसी मंच से मैं यह भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि पुस्तक पर प्रतिक्रिया मुझे अवश्य बताएं, ताकि भविष्य में उन बातों का ख्याल रखा जा सके। आने वाले समय में आपको ऐसे प्रकार का स्तरीय साहित्य मिलते रहने के लिए मेरी तरफ से ये प्रयास है। मैं माननीय डॉक्टर निशंक जी से निवेदन करता हूँ कि आप अध्यक्षीय निशंक जी, हम सबके अग्रज आदरणीय सुभाष पंत जी, भाई जितेंद्र जी और हम सबके ही बड़े भाई श्री देवेंद्र सिंह जी, इस महाभारत को तो नहीं कहेंगे, लेकिन रामायण के कुछ चलाने वाले भारती जी और समारोह के उत्सव मूर्ति मेरे अनुज तापस जी, मैं बहुत
खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। एक ऐसी किताब लिखी गई है जिसकी विधा को बहुत महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन जीवन में वह एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है। हम लोग के ऋषि मुनियों ने एक मंत्र दिया था, चरे वेद चरे वेद, चलते रहो चलते रहो। और जो चलता रहता है वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। मृत्यु को प्राप्त करना माने स्थिर हो जाना। और इसीलिए वो मानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, पूरी सृष्टि चल रही है। सृष्टि का मतलब ही है सरकना, संसार यानी सरकता हुआ, चलता हुआ हमेशा। तो ये जो भाव है, मैं नहीं मानता किसी फिल्मी गीत से उन्होंने तापस जी ने लिया है, उन्होंने चरे वेद से प्रेरणा ली है। और इसका नाम ही तापस है। जब तक राम राजकुमार थे तब तक कुछ नहीं था। वो जब तापस हुए तभी जाकर के उन्होंने यात्रा की और फिर वो आदर्श पुरुषोत्तम नायक बने। तो तापस जी उस समाज से आते हैं जहां पर यात्रा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। मैं 18 साल तक कलकत्ता में रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि वंगीय समाज में इस समय जो विजयादशमी होती है वो सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है वर्ष का। और लोग वर्ष भर उसके लिए बजट बनाते हैं और उस बजट में अपना कपड़ा, दूसरों को कपड़ा देना, फिर खाना पीना, ये सब तो रहता ही है। उसमें बजट में दो विधा और भी होती है। एक होती है उस समय जितने भी पूजा विशेषांक पत्रिकाओं के निकलते हैं वो खरीदना, और दूसरा है कि कहीं न कहीं जाना। इसलिए जहां भी आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई नहीं यात्री आ रहा है, वहां भी वंगीय समाज का कोई प्रतिनिधि आपको जरूर मिल जाएगा। तो तापस जी को ये जो है यात्रा का जो की रुचि है वह उनके डीएनए में है, उनके जीन्स में है। दिक्कत ये होती है कि घूमते सभी हैं। वो कहा भी है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी घर में भी जाए नौजवानी फिर कहाँ। तो सैर करना एक बड़ा सुखद भी है, बड़ा उसमें कष्ट भी होता है, लेकिन सुखद उसका लक्ष्य जो है वो सुखद होने है। लेकिन उसको लिखना ये बड़ा कठिन काम है, क्योंकि जब वो आप उस यात्रा को लिखते हैं तो उस यात्रा का सुख को, यात्रा के जो सुख है उससे अपने को वंचित करते हैं। पूरी तरह से आप इंजॉय नहीं कर पाते, उसमें से आप निकालते हैं दूसरों को देने के लिए। वो इसी तरह से है जैसे पूरी भरी थाल हो और आप दूसरे को बांट रहे हैं, अपने लिए थोड़ा सा बचा लें। तो वो जो थोड़ा सा बचा हुआ जीवन का हिस्सा होता है, यात्रा का हिस्सा होता है, वही यात्रा वृत्तांतकार को मिलता है। बाकी सब वो पाठकों को बांट देता है। तो बहुत बड़ी तपस्या है और बहुत बड़ा त्याग है। अपने सुख को दूसरे को बांटना ये बहुत बड़ा त्याग है, जो हमारे यहाँ यात्रा में, और ये जो भूमि है यहाँ पर तो यात्रा ही यात्रा है। पूरे देश के लोग यहाँ यात्रा में आते हैं। इन्होंने जो पूरे देश को की यात्राओं का वर्णन किया है, मैं पूरा देख नहीं पाया क्योंकि ये 5-6 महीने से मैं वर्धा विश्वविद्यालय में अटका हुआ था, तो आ गया हूँ फिर आपके बीच में, तो इसलिए उसको पूरा देखने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन मैं समझता हूँ उनकी तापस जी की जो रचनाशीलता है और सृजनशीलता है उसको मैंने इनकी जो पहली जो कहानी संग्रह है इनके उसमें देखा है कि किस तरह से जीवन के छोटे छोटे यथार्थ को, छोटी छोटी घटना को बहुत ही जीवंत ढंग से, प्राणवंत ढंग से वो लिखते हैं और बहुत अच्छी तरह से उसको संपादित करते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें जिन जिन स्थानों का उन्होंने वर्णन किया है वो देखने लायक आपको बना देंगे। वो उस वर्णन से आप उसमें रुचि लेंगे
और जो बचा हुआ है फिर और भी यात्रा तो करेंगे। अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी तो पहली पुस्तक आई है। पुस्तक से एक लाभ जरूर है कि अभी कुछ जो इंटरनेट के कारण लोगों का ध्यान इसमें बढ़ने लगा है कि हम थोड़ा उसको डॉक्यूमेंटेशन करके देखें, हम थोड़ा उसका विजुअल करके देखें। लेकिन किताब अपनी जगह, सुभाष भाई ने इसको बहुत अच्छी तरह से कहा कि किताब अपनी जगह है, उसका कोई स्थान नहीं ले पाएगा और नहीं ले सकता जब तक मनुष्य की संवेदनशीलता है तब तक। तो ये किताब उस यात्रा के प्रति आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न करे। यह पुस्तक आपके मन में उस यात्रा का थोड़ा बहुत आनंद भी दे सके और यह पुस्तक आपको जीवन की जो सतत यात्रा है उसमें संलग्न कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ये इस पुस्तक की बहुत बड़ी सार्थकता होगी। भाई भारती जी बार बार बर्तनी उतने करके डरा रहे थे। मैं हमारे पास में निशंक जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि निश्चिंत, वो तो निशंक करने वाले व्यक्ति ही है, तो कहते निश्चित होकर लोगों को लिखने दीजिए, लिखेंगे हम लोग, बाद में करेक्शन होता रहेगा। तो इतना मत डराइए कि बच्चे जो है वो लिखना ही छोड़ दें। और जहाँ कहीं जाए, छोटी से छोटी जगह पर भी मैं समझता हूँ कि यात्रा का जो यहाँ डियर पार्क है वहां भी जाकर के आप यात्रा वृत्तांत लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम इंग्लैंड में जाकर के ही लिखें। मॉरिशस की बहुत बड़ी उन्होंने विस्तार से चर्चा की। मॉरिशस में जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम है डोडो। मैं 10-15 दिन रह चुका हूँ वहाँ पर, और वो इस तरह से रहा कि जैसे कि वहाँ के नागरिक रहते हैं। वो गांव में ले गए मुझे उनके साथ, क्योंकि भोजपुरी में जानता हूँ तो इसका लाभ मुझे भरपूर वहां पर मिला। वो डोडो पक्षी जो है अब नहीं है, खत्म हो चुका है पक्षी, लेकिन वहां पर पहले पक्षी था वो, और उसको उन्होंने राष्ट्रीय पक्षी बनाया। बत्तख से थोड़ा बड़ा होता है तो लगभग उसी तरह का। उसकी विशेषता ये थी कि वो इतना ज्यादा निश्चल पक्षी होता था कि वो शिकारी आते थे उसको पकड़ लेते थे, वो समझता नहीं था कि मुझे मार डालेंगे। कभी उसके जीवन में इस तरह की घटना नहीं होती थी कि कोई शिकारी किसी पक्षी को मारे। तो वो जो देखा हुआ था उसको, इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे करके सारे जो वहाँ जो प्राणी बाहर से गए हुए थे, फ्रेंच नागरिक ज्यादा थे, उन्होंने उनको मार के खत्म कर दिया। एक जब ये देश स्वतंत्र हुआ मॉरिशस, तो एक बड़ी मुश्किल से कहीं संग्रहालय में एक उसका प्रतिरूप मिला जिसको लेकर के उन्होंने डोडो पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी बनाया। तो इस तरह से हम छोटी छोटी चीजों को लेकर के और अपने अस्तित्व की रक्षा करते हैं, अपनी राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा करते हैं। इसका एक उदाहरण उन्होंने बताया। हमारे यहाँ भी जब हम बद्री केदारनाथ की बात करते हैं, हम नहीं जानते कि बाहर इसके प्रति कितनी आस्था है। हमको तो लगता है भगवान हमारे घर में है, लेकिन बाहर जाकर के आप देखिए कि उनके प्रति जो आस्था है, किस तरह से वो आते हैं और किस तरह आते रहे। मेरा घर है दरभंगा जिला में, तो मेरे बाबा आए थे बद्रीनाथ। वो 6 महीने में वहां तक पहुंचे थे और वो मान के चलते थे, लोग जाते थे कि ये यात्रा वो भी थी कि लोग मान के चलते थे कि अभी लौट के नहीं आए, और जो लौट के आते भी थे तो उस रूप में नहीं आते थे। वो बाल वाल तो इस तरह से वो तापस भेष में होते थे। तो वो जीवन यात्रा के प्रति जो हमारे जीवन में इतनी प्रवृत्ति है, उसको तीर्थ यात्रा ने जो पवित्र किया है, उस परंपरा को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं तापस जी से अनुरोध करता हूँ कि ये यात्रा आपकी बनी रहे, चलेवे की चलते रहे, कलम चलती रहनी चाहिए। और कलम चलती रहे तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर की पंक्ति से ही मैं बात करूंगा कि यदि तो डाक सुने कि वो ना आसे तो वे एकला चलो, अकेले चलो, अकेले यात्रा करिए। रुपा नहीं भी चाह रहे हैं तब भी काम आप करते रहिए, लिखते रहिए। धन्यवाद।